नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने जिला समाहरणालय में विभिन्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व थानाध्यक्षों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग का किया आयोजन, दिए कई निर्देश। मधुबनी नगर थाना पर थाना दिवस का हुआ आयोजन। रहिका अंचलाधिकारी व नगर थानाध्यक्ष राजा की अध्यक्षता में कुल 26 मामलों की हुई सुनवाई। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर डीएम-एसपी ने किया बैठक। पर्व त्योहारों को देखते हुए लगातार सघन वाहन जांच चलाने का दिया निर्देश। नेपाल के मध्य प्रदेश और भारत के बिहार में पर्यटन की संभावनाओं एवं समस्याओं को लेकर जनकपुर में एक दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। नेपाल के मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री शत्रुघ्न महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। मधुबनी जिले में 700 से अधिक पॉक्सो एक्ट के मामले लंबित। बाल विवाह व बाल हिंसा पर रोकथाम के लिए सक्रिय हुआ समाज। जिले के 50 गांव में 1000 से अधिक महिलाएं बाल विवाह व अन्य कुरीतियों के खिलाफ जलाएंगी कैंडल। मधवापुर के अकहा गांव के धौस नदी में डूबने से एक 9 वर्षीय किशोर लापता। थाना दिवस के अवसर पर मधेपुर एवं भेजा थाना में जमीनी संबंधित कई मामले का हुआ निष्पादन। डेंगू प्रकोप के रोकथाम के लिए जयनगर नगर पंचायत प्रशासन तत्पर। क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर का किया गया छिड़काव। खजौली के सुक्की विद्यालय में बुनियादी सुविधा दुरुस्त करने, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक। झंझारपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। गौरवशाली परंपरा मिथिला की पहचान पाग दुपट्टा से किया गया भव्य स्वागत। नगर निगम मधुबनी के प्रारूप मतदाता सूची में परिवर्धन हेतु 60, संशोधन हेतु 7 व विलोपन हेतु कुल 42 आवेदन हुए प्राप्त। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला समाहरणालय में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा मासिक क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व जिले भर के विभिन्न थाना के थानाध्यक्ष शामिल हुए। मौके पर उपस्थित एसपी ने उपस्थित थानाध्यक्षों को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने, पर्व त्योहारों के मद्देनजर लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाने समेत विभिन्न निर्देश दिए। मधुबनी जिला समाहरणालय में मधुबनी के एसपी सुशील कुमार के द्वारा मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष मौजूद रहे। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने को लेकर के एसपी ने निर्देश दिया। साथ ही पर्व त्योहार को देखते हुए लगातार सघन वाहन जांच एवं गैर कानूनी तरीके से पटाखे बेचने वाले पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। थाना दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर थाना परिसर में रहिका के अंचलाधिकारी व मधुबनी नगर थाना के थानाध्यक्ष राजा के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां जमीनी संबंधित 26 मामलों की सुनवाई हुई। मौके पर 5 मामलों का त्वरित निष्पादन भी किया गया। मधुबनी नगर थाना पर थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें रहिका के अंचलाधिकारी व नगर थानाध्यक्ष राजा की अध्यक्षता में थाना दिवस पर कुल 26 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें 5 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं बाकी मामलों को देखते हुए अगली तारीख मुकर्रर की गई। गौरतलब है कि जमीनी समस्या से जुड़े हुए मामलों का निष्पादन के लिए थाना दिवस का आयोजन प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक थाना पर किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए। 26 मामलों की सुनवाई की गई। कितने का निष्पादन किया गया? 5 का निष्पादन कर दिया गया है, 2 नए मामले आए हैं और 19 पर नोटिस जारी किया गया है। शेष मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी समेत वरीय पदाधिकारी शामिल हुए, जहां शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने, पर्व त्योहारों के मद्देनजर लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाने, पटाखों की दुकान की जांच करने समेत विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से वर्चुअल मोड में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी थानाध्यक्षों के साथ आने वाले पर्व त्योहार एवं मद्य निषेध संबंधी गतिविधियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बारी बारी से सभी अनुमंडल स्तर पर लोगों की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी प्राप्त किया व कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी द्वारा समूचे जिले में शराब का सेवन करने वालों की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी की समीक्षा भी की गई। उन्होंने कहा कि कहीं भी वाहन दुर्घटना घटित होती है तो ब्रेथ एनालाइजर से जांच अवश्य कराए कि किसी के द्वारा शराब का सेवन तो नहीं किया गया था जिससे दुर्घटना घटित हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वर्तमान में दीपावली एवं छठ पर्व को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण की दृष्टि से लगातार सघन वाहन जांच चलाए, ब्रेथ एनालाइजर से जांच करे। उन्होंने कहा कि सूचना तंत्र को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं ताकि शराबबंदी को पूरे प्रभावकारी तरीके से लागू किया जा सके। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पटाखा का व्यवसाय करने वाले को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त करे पटाखा बेचना गैर कानूनी है। अतः अगर कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान बिना वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त किए पटाखा का कारोबार करते हैं अथवा उसे बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में मद्य निषेध को सुनिश्चित करने के क्रम में जिले में लगातार छापेमारी जारी है, परंतु प्रशासन को और कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि शराब के कारोबार से जुड़ी गाड़ी को लगातार जब्त किया जाए। इतना ही नहीं, इस गैर कानूनी धंधे के इस्तेमाल होने वाले भूखंड हो अथवा कोई घर हो उसे तत्काल सील करे और उस पर राजसात की कार्रवाई सुनिश्चित करे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नेपाल के मध्य प्रदेश और बिहार में पर्यटन की संभावनाओं की समस्याओं को लेकर जनकपुर में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां भारत व नेपाल दोनों जगह से आगंतुक अतिथि शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम का नेपाल के मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री शत्रुघ्न महतो ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। नेपाल के मध्य प्रदेश और भारत के बिहार में पर्यटन की समस्याओं और संभावनाओं पर आधारित एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन वेलकम होटल जनकपुर नेपाल में संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ नेपाल के मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री शत्रुघ्न महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। गौरतलब है कि भारत का महावाणिज्य दूतावास यानी कि वीरगंज के तत्वाधान में भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को टटोला जा सके, साथ इस दिशा में उत्पन्न समस्याओं को रेखांकित किया जा सके। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश से इस संगोष्ठी में जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी के नेतृत्व में विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मधुबनी अमैत विक्रम बैनामी, अर्वाचीन मिथिला कला की अध्यक्षा प्रीति कुमारी, जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुन्ना ठाकुर, डीजी होटल के प्रोपराइटर राहुल कुमार, जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अखिलेश्वर सिंह का दल इस आयोजन में शामिल हुआ। गौरतलब है कि इस संगोष्ठी में मधुबनी सहित बिहार के 5 जिलों के प्रतिनिधियों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिनमें सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण शामिल है। इस संगोष्ठी के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने मधुबनी जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि दोनों ही क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों की पहचान कर वहां पर्यटन अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने इस विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में साझा मंच बनाए जाने पर भी बल दिया। वहीं जिले की मधुबनी पेंटिंग पर बोलते हुए अर्वाचीन मिथिला कला की अध्यक्षा प्रीति कुमारी ने कहा कि जिले में वैदिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और लोक सांस्कृतिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर मधुबनी पेंटिंग मिथिला की महान गौरव आथा का अभिन्न अंग है। जिले में 5000 से अधिक कलाकार समर्पित भाव से कला से जुड़े हुए हैं। यह पेंटिंग न केवल सौंदर्य और स्वच्छता की भावना को बढ़ावा देने में प्रभावकारी है, बल्कि स्वरोजगार का भी उत्तम विकल्प है। जिले के कलाकारों की कला यात्रा को देखने नेपाल के पर्यटक भी आते हैं, जिन्हें पूरी सुविधा उपलब्ध है। डीजी होटल के प्रोपराइटर राहुल कुमार, जिला के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाशंकर ठाकुर,
अखिलेश्वर सिंह सहित पूरे मधुबनी से कई लोग शामिल हुए जिन्होंने अपनी बातें रखी। कार्यक्रम की समाप्ति पर उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए काउंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया वीरगंज नेपाल नीतीश कुमार ने सभी वक्ताओं को उनके प्रखर विचारों के लिए धन्यवाद दिया और इस सिंपोजियम से उभरे विचारों से क्षेत्र में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के 50 गांव में 1000 से अधिक महिलाएं बाल विवाह समेत अन्य कुरीतियों के खिलाफ कैंडल जलाएंगी। गौरतलब है कि मधुबनी जिला में 700 से अधिक पॉक्सो एक्ट के मामले लंबित हैं। महज जिले के विभिन्न थाना में साल भर में बाल विवाह का एक केस दर्ज हो पाता है, लेकिन अभी भी जिले में 23.3% महिलाएं ऐसी हैं जिनका बाल विवाह हुआ है। बहरहाल इसको लेकर मुहिम चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने दी। मधुबनी जिले में 700 से अधिक पॉक्सो एक्ट के मामले लंबित हैं। हालांकि इस दिशा में काफी कोशिश के बाद हाल के दिनों में निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी आई है। इसे तेजी से निष्पादित कराने के लिए ठोस व कारगर पहल समुदाय व समाज के समन्वय से किया जा रहा है। शनिवार को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के चिल्ड्रन फाउंडेशन की मुहिम की जानकारी देते हुए निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह ने यह बताया। उन्होंने बताया कि इस मुहिम को गति देने और समाज की पूर्ण सहभागिता के लिए 16 को पूरे जिले के 25-25 के ग्रुप में बटे गांव में 1500 महिलाओं के द्वारा कैंडल जलाया जाएगा। यह कार्यक्रम शिवीपट्टी, भड़िया, बिसनपुर, सोनवारी, नेहर, बलाट, दुबियाही, परसा, कैथाही, खोइड़, भगवतीपुर व अन्य गांवों में होंगे। इन महिलाओं के द्वारा बाल विवाह की रोकथाम व बच्चियों पर हो रहे हिंसा की रोक की शपथ ली जाएगी। बताया कि देश में अभी 20 से 24 साल की ऐसी 23.3% महिलाएं हैं जिनका बाल विवाह हुआ है। 3 साल यानी 2025 तक इस मुहिम के तहत बाल विवाह के आंकड़ों में 10% की कमी लाना है। मौके पर रवि सिंह, महिला कार्यकर्ता रंजू देवी, मधुमाला, मुन्नी मिश्रा, कौसर प्रवीण, उषा, चंचल झा, बुधनी देवी, तहजूब निशा, सीबिया खातून व कई लोग थे। कानून के बाद भी हिंसा की हो रही शिकार उन्होंने बताया कि बाल विवाह और बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए कई कानून हैं। इसके बाद भी हर साल कम से कम 15 लाख बेटियां बाल विवाह का शिकार हो रही है, जो इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सबसे बड़ी बाधा है। हर जिले में हर साल औसतन बाल विवाह का एक ही केस दर्ज होता है। इसलिए इस अभियान का लक्ष्य है कि कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो, बच्चों की सहभागिता बढ़ाने और उसके सशक्तिकरण के साथ ही यौन शोषण से बच्चों को सुरक्षा देना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर के अकहा गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धौस नदी में पैर फिसलकर गिर जाने से एक 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। हालांकि द न्यूज मौत की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि बच्चे का शव अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। सुबह 6 बजे घटना होने की बात बताई जा रही है। देर शाम तक मछुआरों की टीम के द्वारा शव की खोजबीन जारी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि शव के वापस बाहर निकलने तक 24 घंटे का समय लग सकता है। अकहा गांव में धौस नदी में लुढ़ककर एक किशोर डूब गया। देर शाम तक उसका शव बरामद नहीं हो पाया था। मछुआरों की टीम सुबह से ही डेड बॉडी की खोज में लगी हुई रही। यह घटना शनिवार की सुबह करीब 6 बजे की है। मृतक उसी गांव के दिगंबर महतो का 9 वर्षीय बेटा हितेश कुमार बताया गया है। उसके घर के बगल से ही धौस नदी गुजरी हुई है। खेलने के दौरान पैर फिसलने की जानकारी परिजनों ने दी है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि डूबने के 24 घंटे बाद शव पानी से बाहर आता है, इसलिए रविवार की सुबह तक शव मिलने की संभावना लोगों ने जताई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। थाना दिवस के अवसर पर मधेपुर प्रखंड में मधेपुर एवं भेजा थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां जमीनी संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। गौरतलब है कि लगातार जनता दरबार के आयोजन होने से व विभिन्न जमीनी संबंधित मामलों के निष्पादन होने से लोगों में इसको लेकर विशेष उत्साह होता है, जिसको लेकर कई बार थाना दिवस के अवसर पर थाना परिसर में काफी भीड़ नजर आती है। वहीं 2 थाना अधिकारी के होने के कारण दोनों अलग अलग जगह जमीनी संबंधित विवाद का निपटारा किया जाता है। मधेपुर एवं भेजा थाना में थाना दिवस के अवसर पर जमीन से संबंधित कई मामले का निष्पादन हुआ। थाना दिवस पर कई मामलों की सुनवाई होती है। भेजा थाना में सहायक राजस्व अधिकारी जमील अख्तर उपस्थित लोगों के समक्ष बैठकर वादी एवं प्रतिवादी के साक्ष्य सबूत को देखकर मामले का निष्पादन किए। वहीं मधेपुर थाना में अंचलाधिकारी पंकज कुमार मामलात के निष्पादन में लगे रहे।
थाना दिवस पर मामलात के निष्पादन होते सुनकर और देखकर बहुत सारे लोगों का आस्था जुड़ा है। कभी कभी काफी भीड़ लग जाती है। मधेपुर में 2 पदाधिकारी के होने से थाना दिवस पर अलग अलग होकर दोनों थाना पर मामलात की सुनवाई होती है, जिससे ज्यादा लोगों को लाभ मिलता है। सब थाना दिवस के अवसर पर आपके द्वारा बाद की सुनवाई की जा रही है। कितने वादों की सुनवाई हुई अब तक? आज थाना परिसर भेजा पे थाना दिवस का आयोजन किया गया है और अभी मामले की सुनवाई चल रही है। 2-3 पक्ष आए हुए हैं, जिसमें एक पार्टी अभी उपस्थित है, द्वितीय पक्ष को नोटिस किया गया है और सुनवाई अभी चल रही है। कितने बजे तक आप यहाँ रहते हैं? मामलों के ऊपर निर्भर करता है। जितने मामले हैं सारे मामले सुने जाते हैं यहाँ पे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। पर्यावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए जयनगर नगर पंचायत प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। इसी कड़ी में जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल के द्वारा साफ सफाई कर्मियों को निर्देश दिया गया। वहीं विभिन्न वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया गया। डेंगू के प्रकोप को रोकथाम के लिए जयनगर नगर पंचायत प्रशासन तत्पर है। शनिवार को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने सफाई कर्मियों के सहयोग से नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया। ईओ ने बताया कि वरीय अधिकारियों के आदेश से के आलोक में नगर पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए वार्डों में फॉगिंग मशीन के माध्यम से मच्छर की समाप्ति के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ईओ ने बताया कि सभी सफाई कर्मियों और एनजीओ के कर्मियों को त्योहार के मद्देनजर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया है। इस अभियान में प्रधान लिपिक मोहन कुमार, जितेंद्र कुमार समेत अन्य मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली के सुक्की पंचायत के वार्ड 9 स्थित विद्यालय में वार्ड अध्यक्ष देवशंकर चौधरी के नेतृत्व में बैठक हुई। इस बैठक में कई लोग शामिल हुए। प्रधानाध्यापक को बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। 100 समय मिड डे मील संचालन करने का निर्देश निर्गत किया गया। खजौली प्रखंड के सुक्की पंचायत के वार्ड 9 में स्थित विद्यालय में शनिवार को विद्यालय में व्याप्त समस्या निदान को लेकर वार्ड अध्यक्ष देवशंकर चौधरी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कई अहम मुद्दे व उसके समाधान विषय पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों को समय सारणी पर ध्यान देने की चेतावनी दिया गया।
मिड डे मील सुचारू रूप से चलाने, विद्यालय की अतिक्रमित जमीन को खाली करने, विद्यालय परिसर में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई, शौचालय, पेयजल की समस्या दूर करने का निर्देश दिया। क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मति, विद्यालय की मुख्य दरवाजा मिट्टीकरण एवं पक्कीकरण करने हेतु ग्राम पंचायत सुक्की से अनुरोध किया गया। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में किसी तरह की कोताही न बरतने एवं बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने का भी हिदायत दिया गया। मौके पर राघव कुमार मिश्रा, मुखिया अशोक कुमार सिंह, राघव कुमार मिश्रा, सरपंच अरुण सिंह, उप सरपंच कासेंद्र सिंह, अमेसर सिंह, गणेश मोहन, राम उद्गार, मदनकांत, विशेश्वर, लक्ष्मण, जीवत सिंह समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का झंझारपुर आगमन हुआ। इस दौरान मिथिला की परंपरा के अनुसार विभिन्न चौक चौराहों पर उनका भव्य तौर तरीके से स्वागत किया गया। झंझारपुर में गौरवशाली परंपरा मिथिला की पहचान पाक दुपट्टा से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को किया गया भव्य स्वागत। इस अवसर पर पाक दुपट्टा के साथ चंदन सिंह व उनकी टीम के द्वारा जनसंपर्क अभियान समिति के सदस्य, पूर्व जदयू सेवा दल समेत अन्य लोगों के द्वारा मोहना चौक, नवटोल, गुमती, विदेश्वर स्थान व विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व टीम चंदन सिंह के मुख्य संरक्षक चंदन सिंह के द्वारा किया गया, जिसमें झंझारपुर के समाज सेवी सुजीत झा, विशन कुमार बिट्टू, मुन्ना चौधरी, नुनू ठाकुर, प्रफुल्ल ठाकुर, डॉक्टर कन्हैया सिंह, ओम प्रकाश मंडल, सोनू मंडल, नीरज राय, वार्ड सदस्य संतोष झा, गोविंद मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व अन्य लोग उपस्थित रहे। सब हमारे पुराने साथी हैं, से भी हाँ यादव जी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? आरसीपी सिंह जैसा हो। और आप ये भी देख लीजिए, आप ये भी देख लीजिए कि भाई माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री भाई वो आजकल नियुक्ति पत्र बांटते हैं ना, किसी किसी पद का कर्मचारी का, कभी इसका। देखिए, मैंने कल भी पूछा और आपके माध्यम से आज भी पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री भाई इस बात को स्पष्ट करें कि बिहार में ऐसा कौन सा कानून, किस कानून के तहत जो हमारा ग्रुप सी का कर्मचारी या ग्रुप डी का कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी है उसको नियुक्ति पत्र बांटते कि मुख्यमंत्री बिहार में सिर्फ उनके साथ जो कार्य करने वाले होते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय उसमें लोग की नियुक्ति कर सकते। बाकी पूरा जो बिहार है जितने तरह की सेवाएं चाहे रुपये है, बी है, डी है, ये पूरा का पूरा एक्सिक्यूटिव पावर वेस्ट करना गवर्नर है और उनके उसमें उनके उस पर समझिए विभिन्न जो भाग है वो काम करता है। अब बताइए साहब, आप जरा जो कर्मचारी है उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिले में और नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं जी, कौन से कानून में बांट रहे हैं? तो बताइए, मैं आईएएस हुआ था तो हम लोग को तो राष्ट्रपति जी बुलाते और कहते लीजिए साहब आपको राष्ट्रपति बनाए। देखिए क्या होता है, इस चीज को समझना बिल्कुल। ये मुख्यमंत्री जी किसी को नौकरी नहीं दे रहे, बल्कि आपकी सरकार में जो नियुक्ति के अवसर मिले, हमारे बिहार के युवा युवतियों ने उसने अप्लाई किया। मेरिट। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम प्रारूप के मतदाता सूची में संशोधन, विलोपन, परिवर्धन को लेकर अंतिम तारीख को कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए और इस प्रकार से नगर निगम मधुबनी के प्रारूप मतदाता सूची में परिवर्धन हेतु कुल 60 आवेदन, संशोधन हेतु 7 आवेदन तथा विलोपन हेतु कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 14 अक्टूबर को प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन व विलोपन के अंतिम दिन कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए और इस प्रकार नगर निगम मधुबनी के प्रारूप मतदाता सूची में परिवर्धन हेतु कुल 60 आवेदन, संशोधन हेतु 7 आवेदन तथा विलोपन हेतु कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
संबंधित वार्ड के रिवाइजिंग अथॉरिटी से निर्वाचन शाखा में प्राप्त सभी आवेदनों की विधिवत जांच, भौतिक सत्यापन करते हुए आवेदन पर अनुशंसा का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। सारे आवेदनों की विधिवत जांच कर आयोग के वेबसाइट पर 20 अक्टूबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के कुरहिया गांव में घोघरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ जगतपुर के द्वारा ग्लोबल हैंड वॉश सह अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। घोघरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ जगतपुर द्वारा ग्लोबल हैंड वॉश तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर जयनगर प्रखंड के कुरहिया गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरहिया हाई स्कूल छात्राओं के साथ हैंड वॉशिंग के महत्व को बताते हुए मोहम्मद अताउल्लाह तथा विमल कुमार द्वारा हैंड वॉश के महत्व को बताते हुए कहा कि यदि हम स्वच्छता को अपनाते हैं तो पेट तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से खासकर बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों में तथा बड़ों में भी हाथ सफाई करने की कमी के कारण अनेक तरह की बीमारियां होती है। हाथ साफ रहने से विषाणु तथा कीटाणु शरीर में प्रवेश कर पेट संबंधित विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जब हम साबुन लगाकर हाथों की उंगलियों के बीच की जगह और नाखूनों को अच्छी तरह साफ करते हैं, इससे किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, हानि पहुंचाने वाले कीटाणु का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करके सम्मान व्यक्त करें। इससे सेहत और संस्कार दोनों सुरक्षित रहेंगे। इस कार्यक्रम के साथ ऐसा ही गांव में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर घर परिवार तथा समाज के उत्थान में महिलाओं की भूमिका के महत्व को बताया गया और साथ में यह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के लोहट के वर्षों से बंद पड़े चीनी मिल को दोबारा शुरू कराने को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा लोहट चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आगामी 17 अक्टूबर को मधुबनी समाहरणालय के समक्ष विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के लोहट में स्थित वर्षों से बंद पड़े लोहट चीनी मिल के अस्तित्व को बचाने के लिए लोहट मिल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों एवं समिति के सदस्यों द्वारा जिला मुख्यालय में समाहरणालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास 17 अक्टूबर को विशाल जन आंदोलन करेगी। इसके लिए समिति द्वारा इस जन आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, कई पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि यह आंदोलन करने का उस समय विचार हुआ जब लोगों को मालूम हुआ कि बंद पड़े लोहट चीनी मिल को बिहार सरकार ने बियाडा के जिम्मे दे दिया है और इसमें इथेनॉल का मिल लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इथेनॉल मिल लगाने का काम प्रारंभ भी नहीं किया गया। लोगों को उस समय आक्रोश बढ़ गया जब बंद पड़े लोहट चीनी मिल का स्क्रैप उठाने के लिए कुछ मजदूर पहुंचे। यह बात पता चलते ही स्थानीय लोगों ने स्क्रैप का उठाव करने से रोक दिया। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि बियाडा ने लोहट चीनी मिल का स्क्रैप किसी कंपनी के हाथों बेच दिया है। लोगों को शंका हुई कि रैयाम चीनी मिल वाली घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो जाए। कारण यह है कि पूर्व में रैयाम चीनी मिल का स्क्रैप उठ चुका है और अभी तक वहां सरकार ने मिल नहीं खोली। अभी तक वह जगह वीरान बनी हुई है। इसे लेकर लोहट मिल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों व मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 17 अक्टूबर को होने वाले विशाल जन आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की अपील की है। उन लोगों ने बताया कि बंद पड़े लोहट चीनी मिल के मजदूर और कर्मचारियों का बकाया राशि का जिला में पैसा आने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है। 3 महीने के अंदर सभी मजदूर व कर्मचारियों का बकाया भुगतान व लोहट में इथेनॉल मिल का जल्द शुभारंभ हो, यह उन लोगों की मांग है। उन्होंने कहा है कि इथेनॉल मिल की स्थापना के बिना स्क्रैप का एक अंश भी यहां से नहीं जाने दिया जाएगा। जो लोहट चीनी मिल के स्क्रैप पौने दाम में बेचे के बात भेले आ ओकरा गोरखपुर से 4 ट्रक में भर के मजदूर सब एले ओकरा लऽ जाए लगले। हमरा सब स्थानीय नागरिक छी, ओहि हैसियत से कर्तव्य बोध भेल, वही स्क्रैप लऽ जाए सब बचलिए, ओकरा रोकलिए प्रतिरोध के लिए। और वही के बाद हमरा सब सीधा तौर पर सरकार के ज्ञापन थ्रू ऑफ एसडीओ और डीएम के माध्यम से भेजलिए। जे रैयाम में 12-13 साल पहले अहिना कहल के भूमि पूजन कैल गेले, उद्योग लगाएंगे और उद्योग लगा नहीं, एक ईंट तक उखाड़ के ले गया, बेशकीमती स्क्रैप उठा के ले गया। आज अनजाना आदमी भी अगर उस सड़क से जाता होगा, अगर कोई कहे कि यहाँ फैक्ट्री थी, विश्वास नहीं करेगा। इसी वजह से हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन देकर के अपनी मांग में रखा कि आप लोहट में पर्याप्त जमीन है, आप फैक्ट्री शुरू कर दीजिए, तब आपका ये स्क्रैप आपका सुरक्षित है। सैकड़ों ऐसे मजदूर हैं जो मर भी गए लेकिन उनको जो है सो पैसा पेमेंट नहीं हुआ, उसका बकाया भुगतान कर दीजिए। 10 साल पहले उसी स्क्रैप को 60 करोड़ रुपया में बेचने की बात हुई थी, सरकार उससे ज्यादा बढ़ रहे थे, लेने वाला 60 करोड़ तक गया, लेकिन वह 60 करोड़ में नहीं बेच करके अभी 28 करोड़ में बेचा गया। हम लोगों का ये भी है, रिवैल्यूएशन किया गया। उस समय का 60 करोड़ का, अभी के 60 करोड़ का रुपये का महत्व समझ लीजिए। उस समय लोहा की कीमत क्या थी, अभी कितनी है। तो ये सब लगते हुए हम लोगों ने जातीय और धार्मिक स्तर पर जो आम जनमानस का जो संकीर्णता है उसको तोड़ने के तहत लोहट चीनी मिल, खास कर सूरज नारायण सिंह जो क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से आते हैं, मधुबनी जिले के आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, इस मिट्टी से हम लोग चाहते हैं कि 17 अक्टूबर को लोहट मिल बचाओ, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करो, जो भी कल कारखाना है उसको शुरू करो। इसको लेकर के गैर दलीय आधार पर 17 अक्टूबर को मधुबनी में हजारों की संख्या में जन आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। जैसे मजदूर का बकाया वेतन भुगतान की बात आप कर रहे हैं, तो जिला में जैसे पता है हमें कि पैसा आ गया, क्या कारण है कि मजदूर का भुगतान नहीं हो रहा? यही ना, ये कौन सी ऐसी जटिलता है। वह जो पैसा आया 4 करोड़ रुपया इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, वो 4 करोड़ रुपया मजदूर को वेतन भुगतान के लिए जो वर्षों पहले पैसा आया, आखिर क्यों भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारे मजदूर मर भी गए,
उसका परिजन बिलख रहा है, उस पैसा का 4 करोड़ इंटरेस्ट हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वो प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन से बात की है इस संबंध में? प्रशासन क्या कह रही है? हम लोग तो स्क्रैप काट के ले जा रहा था और हम लोगों के दिमाग में आया कि भाई रैयाम को ऐसे ही फ्रॉडिंग करके ले गया, स्मृति तक विलुप्त हो गई। ये आनंद फानंद में अगर हम लोग इसको नहीं रोकेंगे तो ये भी लेके चला जाएगा। जब उसके गहराई में गए, तह में गए, तो 1276 मजदूरों का अभी तक वेतन नहीं मिला। और जब मजदूरों से हम लोगों ने डोर टू डोर संपर्क किया तो बहुत आदमी कहा कि डीएम साहब के यहाँ लंबित है, पड़ा हुआ है, ये ऑडिट मांगता है, वो मांगता है, यानी पेपर। अब बहुत सारे आदमी तो मर गए। इथेनॉल का जो यूनिट चालू होने वाला था उसका क्या वस्तुतः स्थिति? यही बात है, लेकिन विभाग में जाकर के हमने पता लगाया तो इथेनॉल यूनिट लगाने की कोई पेपर वर्क हुआ ही नहीं अभी तक। केवल अफवाह, ये अफवाह है, ये बहुत बड़ा फ्रॉडिंग है, गिरोह है। मेरा नाम भारत भूषण यादव हुआ। सर एक चीज बताइए, आपके आंदोलन से 2 बातें उभर कर सामने आ रही है। ज्ञापन में आप कुछ लिखा हुआ है और चर्चाएं कुछ हो रही है। जैसे आप बता रहे हैं कि इथेनॉल फैक्ट्री खुले, उसके बाद स्क्रैप ले जाने देंगे। नहीं बता रहे हैं। और एक बात आ रही है कि चीनी मिल भी खुले और इथेनॉल मिल भी खुले। इथेनॉल तो उसका जो कच्चा माल जो है, एक इथेनॉल या सैकड़ों इथेनॉल लगा देने से दोनों फैक्ट्री की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग खासतौर पर उसके व्यवहार में जाना होगा। बाढ़ सुखाड़ का मधुबनी जिला माना जाता है। समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया सब इसी बाढ़ और सुखाड़ को झेलने वाला यह इलाका है। समस्तीपुर सब्जी उत्पादन के लिए वहाँ की मिट्टी सबसे बेहतर है। खगड़िया, कटिहार मक्के की खेती के लिए सबसे बेहतर है। हमारा मधुबनी भी गन्ना के उपजाने के क्षेत्र में यहाँ की भूमि गन्ना उत्पादन के लिए सबसे श्रेष्ठकर और उपयुक्त है। और यही कारण था कि आजादी से पहले यहाँ 3 चीनी मिल चलती थी। व्यापक स्तर में गन्ना का उत्पादन होता था, न कम लागत में ज्यादा पैदावार करता था और उसमें 3-4 फसल हो जाती थी, नकदी आमदनी हो जाती थी। चीनी उत्पादन में राष्ट्रीय औसत का 11वां हिस्सेदार यह लोहट और रैयाम और सकरी का मिल उत्पादन करके देता था। लेकिन क्या हो गया, आज हम लोगों को ये है कि आज इथेनॉल आप लगाएंगे, लेकिन यहाँ जो आप किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए आप इधर उधर जो कर रहे हैं, आप गन्ने की खेती यहाँ तो व्यापक स्तर पर पहले से होती रही। 3 चीनी मिल थी। इथेनॉल के साथ साथ चीनी मिल की भी आपकी मांग है? स्थापित कर दीजिए, उसी से इथेनॉल, उसी के कच्चा माल, उसी लोहट में ही दोनों मिल स्थापित कहीं भी आप जिला में लोहट में कर देंगे। सारा स्क्रैप ऐसे ही पड़ा हुआ है, केवल आधुनिकीकरण करना है, कम लागत में वो सारा चीज हो जाएगा। हम लोगों को है जो अगर चीनी मिल अगर आप खोल देते हैं तो उसी के कच्चा माल से इथेनॉल भी 10 को इथेनॉल चल जाएगा। कोई पैसा लगाने की कमी नहीं है वहाँ तो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना पदाधिकारी, सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर विभिन्न कागजातों की मांग की गई थी, जिसका अभी तक कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अलग अलग 2 आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, सह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर से वर्ष 2000 से 2022 तक का सूचना एवं उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल जयनगर से वर्ष 2016 से 2022 तक उस अस्पताल में गठित रोगी कल्याण समिति सदस्यों का नाम, पता, वर्ष, राशि व सरकार द्वारा आवंटन राशि के विवरण तथा खर्च का विवरण व अभिलेख का छाया प्रति समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध कराने की मांग डाक के माध्यम से किया था, लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके खिलाफ प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के समक्ष प्रथम अपील दर्ज कर इन सूचनाओं को उपलब्ध कराने की मांग की है। माले सचिव ने बताया कि रोगी कल्याण समिति राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। यह चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु गठित संस्था है, जिसका उद्देश्य विभागीय चिकित्सालयों, औषधालयों के माध्यम से रोगियों को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस समितियों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनाथ, लावारिस, विधवा, कैदी व 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को सभी सुविधाएं निःशुल्क कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
रोगी कल्याण समिति का कार्यक्षेत्र उस चिकित्सालय या औषधालय तक होगा जिसके लिए समिति बनी हुई है। इन समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारियों को रखने के निर्देश। इसके अतिरिक्त समिति में जनप्रतिनिधियों, दानदाताओं व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदस्य बनाने का प्रावधान है। क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम व अन्य स्वास्थ्य संस्थानों पर नियंत्रण करना तथा औषधालयों व प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा रोगियों को हो रहे आर्थिक शोषण पर नियंत्रण के साथ साथ रोगियों को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इनको बंडर बांट कर रहे हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल जयनगर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर से यह मांग किया गया है कि रोगी कल्याण समिति जो रोगियों के सुविधा प्रदान हेतु एवं गरीब कमजोर लावारिस लोगों के लिए यह कमेटी गठित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अस्पताल सहित अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान करना, दवाई का जो रेट है उस पर नियंत्रण करना और उनके जो रोगी कल्याण समिति में जो इनकम जो आता है जो सरकार के द्वारा या डोनेटर के द्वारा या अस्पताल के द्वारा, इस फंड से लोगों को जो इलाज कराने लायक नहीं है, जिसके पास सक्षम नहीं है, उन पर खर्चा करना है। लेकिन अस्पताल पदाधिकारी जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अनुमंडल अस्पताल के द्वारा वह अपने चहेते लोगों को रोगी कल्याण समिति के मेंबर वर्षों से बनाए हुए हैं, जिसके कारण बिल्कुल सिस्टम लापरवाह है, स्वास्थ्य सेवा चौपट है और उनके अर्जित इनकम जो है रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इनको बंडर बांट कर रहे हैं और गैर स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चा किया जा रहा है, जिसके बेनकाब करने के लिए उनके द्वारा सूचना नहीं देने पर समय सीमा के बाद प्रथम प्राधिकार सह अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के समक्ष प्रथम अपील दायर किए हैं ताकि इन रोगी कल्याण समिति के विषय में लोगों के बीच इसका प्रचार हो सके और सही जानकारी मिल सके और जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं वो बेनकाब हो सके। इसके लिए प्रथम अपील दायर किए हैं। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में किस्टॉन लुब्रिकेंट एजेंसी का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राम उदार राम ने किया। गौरतलब है, इस दौरान उन्होंने बताया कि लुब्रिकेंट एजेंसी खुलने से क्षेत्र के लोगों को अब लाभ मिलेगा। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में कैस्टॉन लुब्रिकेंट एजेंसी खुलने से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और कम कीमतों पर ब्रांडेड लुब्रिकेंट उपलब्ध हो सकेगा। वैसे भी बेनीपट्टी बाजार बहुत बड़े इलाके को कवर करता है, जहां से सैकड़ों वाहनों का परिचालन रोजाना होता है। ऐसे में एक ब्रांडेड मोबिल की एजेंसी की जरूरत थी। अब लोग उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का लुब्रिकेंट अपने वाहनों और अन्य उपकरणों में प्रयोग कर सकेंगे। ये बातें प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राम उदार राम ने प्रखंड मुख्यालय स्थित उगना चौक के समीप मेसर्स कौशल्यानाथ पेट्रोल पंप के निकट एजेंसी के उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए लोगों से कही। उन्होंने कहा कि यह एजेंसी लोगों को एक सुखद एहसास कराने में कामयाब होगी। इससे पहले डॉक्टर राम, डॉक्टर आर के ठाकुर, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता रणधीर झा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एजेंसी का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र से पहले आयोजक द्वारा सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रणधीर झा ने कहा कि एजेंसी के साथ उस कंपनी को इस इलाके में उत्पाद केंद्र स्थापित करने की जरूरत है, जिससे इलाके के कई बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। इस एजेंसी के खुलने से लोगों को उचित मूल्य पर बेहतर उत्पाद तो मिलेगा ही, साथ ही कई बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा। यह उत्तम और सराहनीय कार्य किया गया है। जबकि चिकित्सक डॉक्टर आर के ठाकुर ने कहा कि एजेंसी के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को कम से कमतर मुनाफे पर बेहतर से बेहतर उपलब्ध उत्पाद करवा सके। मौके पर कैस्टॉन लुब्रिकेंट के निदेशक संजय कुमार, अजय कुमार, मार्केटिंग प्रमुख शशिर कुमार दत्त, व्यवसायिक प्रबंधक अभिषेक कुमार झा, सेल्स ऑफिसर संजीव झा, दिनेश राम व एजेंसी संचालक रंजीत पासवान सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।
रुकिए 2 मिनट, एक 10 सेकंड रुकिए। ठीक है, काटिए। कंपनी है। अभी आपके मधुबनी बिहार में बहुत जो है और प्रोड्यूसर रंजीत जी हैं जो बेनीपट्टी से हैं और लोकल इनकी अच्छी सारी चीज है। इसमें क्वालिटी को मेंटेन करते हुए देखा गया है कि जितने भी आज महंगाई की युग में कैस्ट्रॉल या अदरवाइज जितनी भी कंपनी है तो सारे डुप्लीकेटों का भला है मार्केट में। पैसे भी लगते हैं लेकिन सही गुणवत्ता का चीज मिलता नहीं उन्हें। इस कारण से इस कंपनी का क्वालिटी और बेस्ट प्लस मार्जिन भी अच्छी तरह से रखा गया है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसे एक बार इस्तेमाल करके और मार्केट में जहां तक भी हो अपने संपर्क के आदमियों से भी कह करके इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट जो है वो अच्छा क्वालिटी है और बेटर है, मार्जिन का भी ध्यान है और सारे अच्छे चीज है, क्वालिटी बेस्ट है। इसे एक बार इस्तेमाल करें। थैंक यू। टेक्निकल चीज तो हमने लेकिन एक और से ये अपन सब शेयर करते हैं। ये बात ये देख रहे हैं वो आवाज अभी बदलो वो सुनेंगे कम कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट अच्छी गुणवत्ता की लुब्रिकेंट है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के नेशनल पब्लिक हाई स्कूल से इंटर तक की पढ़ाई करने वाले भुआरा निवासी फैयाज व विवेक ने आईआईटी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि पहली बार भी उन्होंने सफलता हासिल की थी, लेकिन कम रैंक आने की वजह से उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया और अपने कठिन मेहनत से सफलता हासिल की है। उनके इन सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। मधुबनी शहर के भुआरा का रहने वाला और गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला विवेक व फैयाज नेशनल पब्लिक हाई स्कूल से इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद कोरोना काल में भी आईआईटी की सफलता के लिए मेहनत करता रहा और एक बार में सफलता मिली भी तो काफी कम रैंक था, जिसके कारण दोनों ने पुनः तैयारी की और सफलता हासिल की। जहां विवेक को 2101 रैंक आया, वहीं फैयाज को 3000 रैंक मिला। विवेक हैदराबाद के एयर स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, वहीं फैयाज कंप्यूटर साइंस में नामांकन लेगा। विवेक के पिता किराना दुकान में काम करते हैं, वहीं फैयाज के पिता बीमार होने के कारण घर पर रहते हैं। फैयाज का भाई उसे पढ़ाई लिखाई का खर्चा दे रहा है। साथ ही नेशनल पब्लिक स्कूल के निदेशक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दोनों छात्रों को अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई में भरपूर सहयोग और कोचिंग के लिए सहूलियत प्रदान की। आज दोनों छात्र सफलता हासिल कर चुके हैं और अपने परिवार, मोहल्ले व जिले का नाम रोशन किया है। वहीं फैयाज और विवेक की सफलता से नेशनल पब्लिक स्कूल के निदेशक मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत पूरे जिले भर में हर्ष का माहौल है। सभी ने उन दोनों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। 11th में 12 में भी हम लोग यहाँ। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है। हमने इस नेशनल हाई स्कूल में नर्सरी से स्टार्ट किया था पढ़ना और लगभग 10 साल पढ़ा। पहले 10th कंप्लीट किया, फिर उसके बाद 2 साल हमने हायर एजुकेशन +2 लेवल के लिए इंटर के लिए यहीं पढ़ा और फिर उसके बाद इंटर में भी बहुत अच्छा मार्क्स आया, 434 नंबर। फिर उसके बाद मैंने आईआईटी की तैयारी शुरू किया और फिर आज आईआईटी क्वालिफाई हो गया। अब हम आईआईटी हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई 4 साल, अगले 4 साल करेंगे। इस स्कूल का नाम और स्कूल का नाम नेशनल हाई स्कूल भुआरा मधुबनी में है, जिसके डायरेक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन सर। काफी कोऑपरेट किया, अच्छा सहयोग मिला। हाँ, जिनकी तरफ से जाहिर सी बात है, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सहयोग की वजह से हम इस काबिल बन पाए जो आईआईटी क्वालिफाई कर पाए हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। पिताजी गृहस्थ हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। पिताजी गृहस्थ हैं। पिताजी गृहस्थ हैं जी। अच्छा, क्या भाई बहन है? 4 भाई और 2 बहन हैं। सबसे आप? मेरा नाम विवेक कुमार है और हम जब से पढ़ाई किए हैं तभी से यही नेशनल हाई स्कूल में मोहम्मद शहाबुद्दीन सर की देखरेख में पढ़े हैं
शुरू से लगभग 13 साल हम यहाँ पढ़ाई किए और शुरू से लेकर अभी तक जितना भी उतार चढ़ाव आया है, जहाँ भी दिक्कत हुआ है, सर हमेशा हमारे साथ थे। सर के कथनी पर ही जैसे सर कहते थे उन्हीं के मतलब परिदृश्य में चलकर हम आगे बढ़े हैं और आज हम IIT क्रैक किए हैं और हमारा एडमिशन IIST केरला में हुआ है। फैकल्टी क्या मिला? हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं, करेंगे और वो केरला में है। आया था आइस को भैयाज को 414 नंबर आया था। रैंक क्या है इन लोग का? अभी इसका रैंक है 3000 रैंक है और इसका 2100 रैंक है। ये इसको एयर स्पेस इंजीनियरिंग के पर क्या कहते हैं एडमिशन हुआ है। ऑलरेडी इसको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ है। इसका जो रैंक है 2100, ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा। एक जमाना आएगा 4 साल के बाद इसे लोग याद करेंगे, क्योंकि एयर स्पेस इंजीनियरिंग ये पैकेज मिलना, ये सब्जेक्ट मिलना बहुत ही कठिन होता है। ये 1 से लेकर करके 2500 के रैंक में आता है, इसको 2100 रैंक आया है, इसलिए इसको एयर स्पेस आपको फैकल्टी मिल गया। शुभकामना देना चाहेंगे? इस दोनों को मेरी इतनी शुभकामना है कि मैं तो इससे उम्मीद रखता हूं कि भगवाड़ा नहीं पूरे मधुबनी का नाम ही रोशन करके आएगा और नेशनल हाई स्कूल का झंडा हर जगह ये दोनों फहरा करके आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में वह जनता के बीच पहुंचकर उनका हालचाल जाना व उनकी समस्याओं से अवगत हुए। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी निवासी मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जनताओं से उनका हालचाल जाना। अपने आशीर्वाद यात्रा को जारी रखते हुए वह बड़े बुजुर्ग से मिले, उनके हालचाल को जाना, उनकी समस्या से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि पंचायती राज में जो काम अधूरा रह गया है वह उन सभी कार्य को पूरा करेंगे। मधुबनी को शिक्षा, स्वास्थ्य सब में बेहतर बनाएंगे। सरकारी कार्यालय, आवास योजना, शौचालय योजना समेत विभिन्न प्रकार के घोटाले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम में पूरी तरह से ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि किसी भी सरकारी योजना व पंचायत के विकासात्मक योजना में कोई भी बिचौलिया बीच में न आए और एक ही छत के नीचे सारा काम हो सके। जनता एक स्वर्णिम मधुबनी का सपना साकार होता देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।